हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं हूं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे, उनके बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स हैं क्या, जैसे कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स ऑनगोइंग है, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस करेंगे आज एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी मैं आपको पिछले वीडियो में एंथैल्पी थोड़ी समझा चुका हूँ कि एंथैल्पी क्या होती है, चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होती है, ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो एंथैल्पी और जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अब इसमें हम बात करेंगे आज एंथैल्पी की और कुछ इक्वेशंस क्या हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू तो हमने डिस्कस किया था डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस ई प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारा अब तक डिराइव हो चुका था। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए इसके और फॉर्म्स क्या क्या हैं। आप जानते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हम वॉल्यूम चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। यानी कि तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो सकता है, या तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकता है और या नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकता है या टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो ये हो सकता है पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। एट कांस्टेंट प्रेशर पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। या फिर क्या हो सकता है, या हो सकता है पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा एन आर डेल्टा टी। ये कब होगा और ये कब होगा? ये तब होगा जब आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल कंडीशन होगी, यानी टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है और प्रेशर ऑलरेडी चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम किसकी वजह से चेंज होगा? आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे होंगे तब वॉल्यूम चेंज होगा। अब आप आइसोथर्मल नहीं है और नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मींस गिवन अमाउंट है, मतलब गैस का अमाउंट आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वॉल्यूम किसकी वजह से चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज की वजह से होगा। तो दोनों सिचुएशंस में आपका ये एंथैल्पी चेंज की इक्वेशंस क्या बन के आती हैं? डेल्टा एच इक्वल्स टू आएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, एक इक्वेशन आपकी ये बन के आती है। या फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं, एन आर डेल्टा टी। अब अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो उस कंडीशन में डेल्टा ई भी जीरो होता है। अगर प्योरली आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी हो जाता है, खाली ये जीरो हो जाता है उस टाइम पे। तो कई बार ये न्यूमेरिकली आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। ये दो इक्वेशंस आपको आगे के लिए, आगे की चीज़ें सॉल्व करने के लिए याद रखनी होंगी, समझनी होंगी। तो इन दो को आप याद कर लीजिए। ये तो आज की बात हो गई कि ये इक्वेशंस आपकी ऐसे ऐसे चेंज हो सकती है, इसको याद नहीं रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा हीट कैपेसिटी की। Today we are going to talk about heat capacity. Heat capacity क्या चीज होती है? तो देखते हैं heat capacity। ठीक है, हीट कैपेसिटी एक होती है हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तीन चीजों की बात मैं यहाँ करने जाऊँगा। हीट कैपेसिटी को ही जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देते हैं। हीट कैपेसिटी मीन्स स्पेसिफिक हीट, इसी को स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, समझिए स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही बात है। अब इसको मैं समझा दूं हीट कैपेसिटी है क्या। अगर हम किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, किसी सिस्टम को क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास पानी था और पानी को मैंने मान लिया ये सिस्टम है और इसको मैंने हीट सप्लाई की, क्यों हीट सप्लाई की? ठीक है, और इसमें हीट सप्लाई करेंगे मतलब गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बदलेगा। पहले T1 था फिर T2 हो जाएगा, तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? डेल्टा टी।
ठीक है, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ डेल्टा टी, और इसका अमाउंट मैंने एम ग्राम ले रखा था, ये एम ग्राम ले रखा था, ठीक है, एम ग्राम ले रखा था, एम जी लग रहा है आपको, एम का मतलब इसका मास जितना है वाटर का वो एम है, ठीक है। तो ये पानी को हमने क्यों हीट सप्लाई की और टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज आ गया इसके, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी Q अपॉन डेल्टा टी इंटू एम, Q अपॉन डेल्टा टी इंटू एम या एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो वी विल राइट Q अपॉन एम डेल्टा टी। ये जो है ये क्वांटिटी, इसको आप कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर ए यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। मीन्स दिस इज हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट हीट रिक्वायर्ड टू रेज मतलब बढ़ाना द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन फॉर 1 ग्राम ऑफ सिस्टम। सिस्टम के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एक ही बात है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज हीट कैपेसिटी, और यू मे से इट स्पेसिफिक हीट, और यू मे से इट स्पेसिफिक हीट, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग नाम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हर एक मैटर, जैसे सिस्टम में वाटर है तो उसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी, सिस्टम में कोई और चीज़ है तो उसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी, यानी कि किसी को ज़्यादा हीट चाहिए होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी को कम चाहिए होगी। तो जिसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी उसकी सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसको कम चाहिए होगी उसकी सी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। मतलब किसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी जो है इतने जूल पर केल्विन पर ग्राम है, मान लो 5 जूल पर केल्विन पर ग्राम है, 5 जूल पर केल्विन पर ग्राम है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बात समझ में आ गई, यानी कि जिसकी हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसको गर्म करना उतना कठिन होगा, यानी कि उसका ज़्यादा हीट लेगा तब गर्म होगा, और कोई कम हीट लेके ही जल्दी गर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बात आप समझ गए होंगे ढंग से, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब बात आती है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी, इसमें एक टर्म जुड़ जाता है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि यहाँ हमने जो 1 ग्राम कहा है ना, यहाँ 1 ग्राम जो कहा है हम उसको बदल देते हैं, हम कहते हैं 1 मोल ऑफ सिस्टम। 1 मोल हो सिस्टम में, किसी सिस्टम में 1 मोल की का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको आप कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल हो गया तो मास हम हटा देंगे, यहाँ 1 मोल के लिए कर देंगे, तो मास 1 मोल मान लिया जाए, तो C=Q बाई डेल्टा T फॉर 1 मोल, ये बात हुई। तो C=Q बाई डेल्टा T, इसको हम Cm कह देते हैं, Cm मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल को जितनी हीट देनी पड़ी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। मोलर वाली बात क्लियर हो गई। अगर हमारे पास दिया हो कि n मोल के लिए n मोल हैं और उसके लिए उसको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 करने के लिए 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो 100 जूल Q हीट हो गई, हीट रिक्वायर्ड थी Q अपॉन डेल्टा T 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और n मोल जितने भी मोल दिए होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। यानी कि n मोल्स के लिए अगर है तो Cm=Q अपॉन n डेल्टा T हो जाएगा, Q अपॉन n डेल्टा T। ये सारे फॉर्मूले हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। कहीं Cm=Q अपॉन डेल्टा T होता है कब, जब 1 मोल स्पेसिफाइड हो, कहीं जो है n मोल स्पेसिफाइड है तो Cm=Q अपॉन n डेल्टा T होता है, और अगर हीट कैपेसिटी नॉर्मली कहते हैं तो m डेल्टा T हो जाता है। ये सारे आपके अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं। अब हम बात करें
टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। मतलब किसी चीज का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना है हीट सप्लाई करके, तो टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं कि टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू किया, और दो सिचुएशन आप रख सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि आप सिस्टम की हीट को हीट दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जब आप हीट सप्लाई दे कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस टाइम पे हीट कैपेसिटी को आप कहेंगे CV, और कांस्टेंट प्रेशर पे उस टाइम पे आप मोलर हीट कैपेसिटी को कहेंगे CV एंड CP, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर जो है, इसकी हम बात करते हैं। पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी होगी क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम? हम जानते हैं CV होता है Q/Δt होता है, एंड 1 मोल के लिए हम अभी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो Q/Δt होता है। अभी हम क्या रखा है, हमने सिचुएशन क्या रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CV हो गया। तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E Q माइनस P डेल्टा V। अब डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम तभी कांस्टेंट होगा जब डेल्टा V 0 होगा। तो डेल्टा V 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पूरा टर्म 0 होगा तो डेल्टा E क्या आएगा, यहाँ से आएगा डेल्टा E Q, डेल्टा E आएगा। देखिए डेल्टा Q आ गया। अब ये डेल्टा यानी कि Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CV डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तो ये आ गया डेल्टा E डेल्टा T, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ये कब होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। CV डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ और जो टेम्परेचर में चेंज हुआ, इन दोनों का रेशियो CV होता है। यहाँ से हम डेल्टा E क्या कहेंगे, CV डेल्टा T कह सकते हैं, CV डेल्टा T कह सकते हैं। कैसे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा E CV डेल्टा T। अब एक बार बहुत पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब डेल्टा T 0 होता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो डेल्टा E भी 0 होता है। और मैंने कहा था आपको बाद में समझाऊंगा। देखिए अगर डेल्टा T 0 होगा, ये 0 होगा, यानी प्रोसेस आइसोथर्मल होगी, तो डेल्टा T 0 इंटू CV 0 इज टू 0, यानी कि ये 0 है, डेल्टा T 0 है। इफ डेल्टा T इज 0 देन डेल्टा T विल आल्सो बी 0, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ये आ सकता है कि प्रूव दैट आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा E 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, CV से लेके चलेंगे, यहाँ पे ये दिखा देंगे, और अब ये कहेंगे कि इफ डेल्टा T इक्वल्स टू 0 देन डेल्टा E विल आल्सो बी, डेल्टा V विल आल्सो बी 0। यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब CV की बात आपकी समझ में आ गई, CV ये हो गया। अब हम बात करते हैं, मैं ये सब समझा बहुत आराम से इसलिए रहा हूँ बेटा कि आपको जो है इनका रिलेशन आता है एग्जाम में, CP CV का रिलेशन आता है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ के चलना है। तो CP क्या है, CP है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो CP तो क्या होगा, Q अपॉन डेल्टा T ही होगा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे होता क्या है, हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस P डेल्टा ना प्लस P डेल्टा V होता है, ये होता है आपका। अब डेल्टा E इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू होता है Q माइनस P डेल्टा V, हम जानते हैं ये, ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये वैल्यू यहाँ लगा दे, तो डेल्टा H इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या आएगा, Q एट कांस्टेंट प्रेशर ये होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तभी ये रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है, उसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा दे, तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे Q की जगह लिख सकते हैं डेल्टा H, यानी कि CP इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T आएगा। अब डेल्टा H अपॉन डेल्टा T यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे Q के बदले क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H। ये ध्यान भी रख लीजिए बिल्कुल आगे के लिए, एट कांस्टेंट प्रेशर Q इक्वल्स टू डेल्टा H एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Q इक्वल्स टू डेल्टा E।
Q इक्वल्स टू डेल्टा हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होती है और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एंथैल्पी के चेंज के इक्वल होती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई, अब ये डेल्टा H इक्वल्स टू आ गया CP डेल्टा T, डेल्टा H इक्वल्स टू आ गया CP डेल्टा T, वेरी नाइस, ये हम समझ चुके। तो ये बहुत बढ़िया से हमें ये रिलेशन आ गई, यानी कि डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा H भी 0 होगा। अब ये ध्यान में आ जाना चाहिए, जब डेल्टा T 0 होता है उस टाइम पे डेल्टा H भी 0 होता है, ठीक है। डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा H 0 होगा। जैसे कहीं हीट निकल रही है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये हो ही नहीं सकता कि टेम्परेचर चेंज ना हो। हीट किसी से निकल जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट किसी में घुस जाएगी तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, यानी टेम्परेचर चेंज होगा और डेल्टा H होता क्या है, हीट ही होती है। टेम्परेचर चेंज तभी जब होगा तभी इंथैल्पी चेंज भी होगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इंथैल्पी चेंज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सब ध्यान रख लीजिए बहुत अच्छे से। तो बेटा एक चीज़ और मैं आज आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, वो क्या कि महामारी की ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें आप लोग खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए और मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ज़रूर बताइए, पक्का बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। रिलेशन बिटवीन, बिल्कुल कठिन नहीं है, CP एंड CV, कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी, सब में मजा आएगा, एंजॉय करते करते हम सब पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे है, हम जानते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V। तो P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R डेल्टा T लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हो फॉर 1 मोल PV इक्वल्स टू RT, 1 मोल के लिए PV इक्वल्स टू RT हो, तो देखें 1 मोल के लिए PV इक्वल्स टू RT है तो P डेल्टा V इक्वल्स टू R डेल्टा T होगा, P डेल्टा V इक्वल्स टू R डेल्टा T होगा। तो P डेल्टा V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R डेल्टा T लिख सकते हैं, M को हमने छोड़ दिया फॉर 1 मोल ले लिया फिलहाल, ठीक है, लगा सकते हैं। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस R डेल्टा T, बिल्कुल सही, ठीक है, ये वैल्यू वहाँ लगा दी। अब ये आ गया, आप पूरी इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाई डेल्टा T, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, यहाँ पे क्या आ जाएगा R, क्योंकि डेल्टा T कैंसिल, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चलो R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, डेल्टा T कैंसिल, बचा क्या R, ठीक है, तो R बच गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं, देखिए बन गया रिलेशन, कहीं कुछ नहीं है, बन गया, देखिए डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T बराबर क्या होता है, CP होता है, अभी प्रूफ किया, पीछे देख लेना, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू CP होता है। इसके साथ ही डेल्टा E अपॉन डेल्टा T बराबर CV होता है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T बराबर CV होता है, यानी कि इसके बदले हम CP लिख सकते हैं, इसके बदले हम CV लिख सकते हैं, बढ़िया, यहाँ पे आ जाए, ये हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये हो जाएगा CP इक्वल्स टू CV प्लस R, CP इक्वल्स टू CV प्लस R, कहा गया CP इक्वल्स टू CV प्लस R, यानी कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। अब एक कंफ्यूजन हमेशा आपको कंपटीशन में परेशान करेगा, एक कंफ्यूजन हमेशा परेशान करेगा और गलती कराएगा। देखिए गलती क्या कराएगा कि आपसे पूछा जाए कि ये ठीक है या CP बराबर CV बराबर NR, ये ठीक है, कौन सा ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए तो आप शायद इसी को टिक करेंगे, नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 1 मोल के लिए ठीक है, ये N मोल के लिए ठीक है, याद रखें, ये 1 मोल के लिए ठीक है, ये N मोल के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ हम 1 मोल के लिए लेके चले थे, अगर N मोल के लिए लेते तो क्या हो जाता है NR, तो वहाँ डेल्टा T कैंसिल होते हैं, NR रख के देख लीजिए तो NR बचता, तो यहाँ इक्वल्स टू NR होता है, याद रखेंगे। ये फॉर N मोल्स के लिए रिलेशन ये होता है CP और CV में,
ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर n मोल्स अगर कहे तो ये ठीक होगा, फॉर 1 मोल अगर कहे तो ये ठीक होगा, और कोई ना दिया हो n है कि 1 है तो दोनों ठीक होंगे। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिए पूरे अच्छे से। तो इतना आज के लिए इतना ही हम बात करेंगे, आगे का कल हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नोट्स बनाइए और मुझे सेंड करिए।